जय श्री रणेश्वर रामचंडी। नागस्य की धरोहर। कुलता से विश्व तक भिड़ियों का अंत तक जाए। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब नदियां ही सीमाएं थीं और वन ही राज्य, तब भारत की धरती पर एक समुदाय बसता था, कुलता। वे कृषक थे, पर केवल हल चलाने वाले नहीं, वे धरती की धड़कन पहचानने वाले थे। कहा जाता है कि कुलता जाति का मूल संबंध नागस्य, नाग गोत्र से था। वह नाग जो भय का नहीं, संरक्षण, जल और उर्वरता का प्रतीक था। कुलताओं की लोक कथा कहती है कि उनके पूर्वजों ने नागदेव को धरती के जल स्रोतों और खेतों का रक्षक माना। जहां नाग की पूजा होती, वहां अकाल नहीं पड़ता। इसी कारण कुलता ग्रामों में आज भी नागठान, नागबाद और सर्प वृक्ष की परंपरा जीवित है। समय बीता, भारत के विभिन्न भूभागों में नागस्य की संतति फैलने लगी। मध्य भारत में वे नागवंशी क्षत्रिय कहलाए, जिन्होंने गढ़ और दुर्ग बसाए। वनांचलों में वही परंपरा गोंड, मुंडा और ओरांव जनजातियों में नाग टोटेम बनकर जीवित रही। उत्तर भारत में कुछ शाखाएं कुर्मी, कोयरी और यादव नाम से पहचानी गई, जिन्होंने नाग को खेत, वर्षा और पशुधन का देव माना। दक्षिण में यही नाग सर्प कावू बनकर केरल के नायर समाज में पवित्र उपवन बना। किंवदंती यह भी कहती है कि भारत से बाहर जाते हुए कुछ नागस्य वंशधर हिमालय पार कर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। वहां नाग ने नया रूप लिया। कंबोडिया और थाईलैंड में वह नागा बना जो नदियों और राजसत्ता का रक्षक था। लाओस और वियतनाम में नाग जलदेव बन गया। मेसो अमेरिका में वही सर्प क्वेटज़लकोआट्ल कहलाया, ज्ञान और सृष्टि का प्रतीक। भाषाएं बदली, देश बदले, पर सर्प का अर्थ वही रहा, जीवन देने वाला, न कि विनाशक। कुलता परंपरा में आज भी कहा जाता है, हम नाग को मारते नहीं, हम उसे समझते हैं। नागस्य यहाँ केवल गोत्र नहीं, एक सभ्यतागत स्मृति है, जो सिखाती है कि मनुष्य, धरती और जल एक दूसरे से जुड़े हैं। कुलता जाति इस स्मृति की वाहक बनी रही, खेतों में, लोकगीतों में और नाग पूजा के शांत अनुष्ठानों में। इस तरह कुलता से लेकर भारत और विश्व तक नागस्य की कहानी एक ही सूत्र में बंधी है। संरक्षण, संतुलन और सह अस्तित्व। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। धन्यवाद।